हेलो दोस्तों, हम लोग अपने पहले चैप्टर के आखिरी वीडियो पर पहुंच चुके हैं और इसमें जो कुछ आपने पढ़ा हुआ है उससे काफी मिलता जुलता है। कुछ चीजें नई भी पता चलेंगी। समन्वय का महत्व क्या होता है, कोऑर्डिनेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। अब इतना हम लोगों ने बात कर ली प्रबंधन की, फिर प्रबंधन का सार होता है समन्वय, तो सबको समझ में आ गया होगा। लेकिन उसी को थोड़ा एक बार और व्यवस्थित तरीके से देख लेते हैं। तो पहला महत्व तो यही है कि कार्यों को, व्यक्तियों को और विभागों को, तीनों अलग अलग तरह से चल रहे होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन आइसोलेशन में भी काम करते हैं। आइसोलेशन समझ रहे हैं, अपना एकांत में काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका आपस में डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। ऐसा भी हो सकता है। उनको एकीकृत करता है और यही इसका महत्व है। और एकीकृत क्यों करता है? क्योंकि वास्तव में उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक दूसरे पर परस्पर निर्भर होते हैं। वैसे तो अकेले अकेले काम कर सकते हैं। उद्देश्य क्या हो सकता है किसी कंपनी का, कि लॉन्ग रन में प्रॉफिट कमाना है, एक्सपेंड होते चले जाना है, समाज के लिए ज्यादा वस्तुएं उपलब्ध करानी है, मार्केट में ज्यादा बड़ा हिस्सा लेना है। अब मान लीजिए कि हो क्या रहा है, उसका एक जो अपना ये है ना, कार्यात्मक विभेदीकरण, ठीक है, इसके अंतर्गत आ जाता है। होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक डिपार्टमेंट है फाइनेंस का और एक डिपार्टमेंट है सेल्स का, ठीक है। एक डिपार्टमेंट इसका काम है बेचना और एक का है वित्त संभालना। तो बेचने वाले ने टारगेट बनाया है कि भाई हमें कुछ भी करके 20% अपनी सेल्स बढ़ानी है, इस साल बढ़ानी है। और इस चक्कर में वो ऐसा बोल देता है कि ठीक है, हम लोग 10% डिस्काउंट दे देंगे, हम दाम कम कर देंगे। और आपको पता है इकोनॉमिक्स में बेसिक लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, जो मांग का नियम है, वो बोलता है कि जैसे जैसे आप प्राइसेस कम कर दोगे वैसे वैसे क्या होगा, मांग बढ़ जाएगी। तो अगर आपने डिस्काउंट दे दिया तो हो सकता है मांग बढ़ जाए। तो एक डिपार्टमेंट का जो टारगेट है कि हम 20% अपनी मांग, अपना जो सामान उसको बढ़ा देंगे, अपना सेल्स को बढ़ा देंगे, वो अचीव कर सकता है। लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट आ जाएगा, वित्त आ जाएगा, वो ये बोल सकता है कि नहीं भाई, आप डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं, हम लोग को वैसे ही जो रेवेन्यू है वो लागत से थोड़ा ही ऊपर है, और अगर हमारी रेवेन्यू लगभग लगभग जो हमारा एक्सपेंस हो रहा है उसके बराबर हो जाएगा तो हमें प्रॉफिट नहीं होगा। तो प्रॉफिट करना भी तो जरूरी है, आप कितना डिस्काउंट दे दोगे। तो ऐसे में क्या होता है कि दोनों डिपार्टमेंट्स का अपने अलग अलग उद्देश्य हैं, अपना अलग अलग उद्देश्य को लेकर काम कर सकते हैं, लेकिन वहां पर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, झगड़ा हो सकता है। झगड़ा ना हो, पूरे विभाग जो अलग अलग है ना, उन विभागों की जिम्मेदारी क्या है, पूरी कंपनी को देखना, पूरी कंपनी के उद्देश्यों को पूरा करना, इसलिए वहां पर कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह के जो आपस में जब आइसोलेशन में काम कर रहे होते हैं वो सारी चीजें ना हो, इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके पहले संगठन के बढ़ते आकार के साथ साथ, जैसे से ज्यादा बड़ा आकार होता है वैसे वैसे ज्यादा लोग आ जाते हैं, वैसे वैसे ज्यादा काम भी बढ़ जाते हैं, वैसे वैसे ज्यादा डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं। और जितने ज्यादा लोग हैं उतना ही समन्वय करना पड़ेगा। अकेले में समन्वय करने की इतनी आवश्यकता नहीं होती, अकेले तो आप कुछ भी काम कर रहे हो। जब लोग होते हैं तभी तो समन्वय होता है, और जितने ज्यादा लोग हैं उतना ही कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट होता है, ठीक। तो जैसे जैसे बढ़ता है, अब समझिए कि कंपनीज का उद्देश्य क्या होता था, मैंने आपको बताया था पहले। एक उद्देश्य ये भी होता है कि लाभ तो कमाना था ही, साथ में आपको मार्केट में आपकी स्टैंडिंग कैसी है, मार्केट स्टैंडिंग, बाजार में आपको लोग किस तरह से देख रहे हैं। कक्षा 11 में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो किसी भी कंपनी का उद्देश्य एक्सपेंशन भी होता है, बढ़ना। और बढ़ना उद्देश्य अगर कंपनी का है तो वो पूरा करने के लिए आपको कोऑर्डिनेशन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो ये भी इसका महत्व है। और ये ऐसा इसलिए होता है, देखो कोई भी कंपनी ज्वाइन करता है, कोई भी आप बड़े होकर के कंपनी ज्वाइन करेंगे, आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सीधे सीधे क्या कंपनी चाहती उस उद्देश्य से नहीं कर रहे होंगे। आपकी अपनी व्यक्तिगत उद्देश्य होंगे, आपको एक सैलरी चाहिए होगी, सेटल्ड लाइफ चाहिए होगी, अच्छी कंपनी में काम करने का माहौल चाहिए होगा, है ना। लेकिन कंपनी क्या चाहती है, कंपनी आपके स्किल्स का, आपके कौशल का अपने फायदे के लिए प्रयोग करना चाहती है। तो ऐसा नहीं है कि उसका फायदा है तो कुछ गलत बात है। आप भी खुश रहें, कंपनी भी खुश रहे, दोनों लोग बढ़ते रहें, इस तरह की कोशिश करना। तो व्यक्तिगत के साथ साथ सामूहिक या कंपनी के स्तर पर या व्यावसायिक लक्ष्यों को, उन दोनों को ही उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। उनका एकीकरण आवश्यक होता है, और ये एकीकरण ही तो समन्वय है, समझ रहे हैं। तो ये भी इसका महत्व हो गया। और विशिष्टीकरण, ये क्या हो गया ना, आजकल जैसे जैसे दुनिया जा रही है ना, जैसे गांव के टाइम पर जब काम होता था, मैं बताता हूँ कि मेन शहरों और गांव में डिफरेंस होता है ना, वो यही होता है कि शहरों में स्पेशलाइजेशन का बहुत स्कोप होता है, ठीक है। स्पेशलाइजेशन का स्कोप का मतलब क्या हुआ, आज इंसान अलग अलग तरह के काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो आज से 100 साल पहले सोचे ही नहीं आ सकते थे, ठीक। बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस सिखाने वाले लोग हो गए जिनका पहले उतना ज्यादा महत्व नहीं होता था, ठीक है, बहुत लिमिटेड लोगों तक रहा करता था। अभी यूट्यूब पर बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के वीडियोस बनाते हैं, है ना। स्टैंड अप कॉमेडियंस का एक नया पूरा काफी ज्यादा वेल स्टैब्लिश्ड प्रोफेशनल को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, करियर रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। ऐसे ही अलग अलग तरह की कहानियां हैं, अलग बहुत ही स्पेसिफिक ऐसी चीजें भी आपको सुनने में मिलेंगी। आप सोचेंगे कोई ऐसा काम भी कर सकता है क्या, और इसी से अपने आजीविका अर्जन कर रहा है। लेकिन जब गांव में रहते हैं तो सारे लोगों का काम खेती से संबंधित रहता है मुख्य रूप से, और सारे ही लोग बहुत सारे तरह का काम करते हैं। ऐसा संभव नहीं होता गांव में कि कोई आप एक विशेष तरह का काम करके अपना जीवन यापन कर ले जाओ, तो वहां पर उतने ज्यादा स्पेशलाइजेशन का स्कोप नहीं होता है। और जो आधुनिक अर्थव्यवस्थाएं हैं, ठीक है, मॉडर्न इकोनॉमीज हैं, उनमें क्या रहता है, उन सभी मॉडर्न इकोनॉमीज में बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन का इंपॉर्टेंस होती जा रही है। और स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, विशिष्टीकरण। आप
किसी चीज के एक्सपर्ट्स को बुलाते हो और वो एक्सपर्ट सोचता है कि मुझे तो ये पर्टिकुलर काम बहुत अच्छे से आता है, तो उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए व्यवसाय के सारे लोगों की बात वो सुनना नहीं चाहता क्योंकि उसको बहुत अच्छे से आता है, लेकिन व्यवसाय के अपने कुछ उद्देश्य हैं और उन उद्देश्यों में उसकी स्पेशल जो एक्सपर्टीज है उसको यूज करना भी उद्देश्य है, लेकिन साथ में व्यवसाय के अपने उद्देश्य कहीं डगमगा ना जाए। तो ऐसे में कुछ इंडिपेंडेंट लोगों की जरूरत पड़ती है। जब वो सुनने को तैयार नहीं है तो उसने जो बताया, साथ में बाकी लोग जो बता रहे थे, उसमें से कुछ ऐसा निष्कर्ष निकाला जाए जो व्यवसाय के उद्देश्यों को पूरा करता हो। तो वहां पर भी हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक्सपर्ट तो बोलता है भाई मैं जानता हूं, आप तो जानते ही नहीं हो, है ना। लेकिन ये लोग बोलते हैं कि अरे ये हमें पूरी चीज थोड़ी सुननी है, हमें तो वो काम करना है जो हमारा व्यवसाय अच्छा हो जाए। तो वहां पर भी बीच में सामंजस्य बैठाना पड़ता है और वही समन्वय है। तो ये सारे इसके उद्देश्य हो गए। अब इसमें एक और चीज आती है 21st सेंचुरी की हम लोग बात करें, 21वीं सदी की। 21वीं सदी का मतलब क्या हुआ, सन 2000 के बाद से जो भी चल रहा है, तो 2020 21वीं सदी में ही चल रहा है। अब ऐसे में हो क्या गया है कि दुनिया जो है ना ग्लोबल हो गई है। कोरोना चीन से आया, ठीक है हमारे यहाँ मोबाइल फोन्स भी आ रहे हैं। बहुत हद तक हमारी जो लाइफ है वो बहुत हद तक ऐसी वस्तुओं, ऐसी सेवाओं पर निर्भर कर रही है जो हमारे देश में नहीं बनी। ठीक, सारे देशों के साथ ऐसा है। ठीक, तो अब होता क्या है कि अगर आप कोई इस तरह की कंपनी बना रहे हो, क्योंकि कंपनीज का बहुत बड़ा रोल होता चला जा रहा है जो व्यवसाय है उसमें, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन का, तो कंपनीज बहुत सारी हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज। ऐसी कंपनीज में हो सकता है कि आप किसी ऐसे देश में आकर के काम कर रहे हो जहाँ के कानून अलग हैं, चलिए वो तो समझ में आ गया, लीगैलिटीज हैं। वहां का कल्चर अलग है, वहां की संस्कृति अलग है, वहां के लोगों के साथ काम करना अलग है। कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जहां पर प्रोफेशनल एथिक्स अलग होते हैं। कई लोग 12 घंटे काम करने का रहता है, शिफ्ट बनी रहती है, जैसे चाइना ऐसी कंट्रीज हैं। कुछ जगह होता है कि नहीं वीकेंड्स पे तो काम करेंगे ही नहीं। कुछ जगह ऐसा होता है कि आपको रात में 11 बजे भी फोन किया जा सकता है। जैसे इंडिया में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसा भी हो जाता है कि कंपनीज हैं रात को 11 बजे भी फोन करके बोल देती है यार ये काम करना है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा नहीं माना जाता है। वहां माना जाता है ऑफिस के टाइम पर आपको पूरी तरह से काम करना है, लेकिन उसके बाद आप बिल्कुल नहीं करोगे। सैटरडे संडे आपको ऑफ ही चाहिए। तो बहुत सारी जगह पर जैसे इंडिया में एडजस्ट करने वाला काम चलता रहता है। तो ऐसा नहीं कि हमारा वो कल्चर खराब है, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का कल्चर है। तो टीम कैसे काम करेगी, वहां पर ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करेगा, वहां पर मार्केटिंग कैसे की जा सकती है, वहां के लोगों को किस तरह की चीजें अच्छी लगती है, वहां के लोगों को किस तरह का म्यूजिक का सेंस अच्छा है। अगर आप मार्केटिंग के लिए कोई वीडियो वगैरह बना रहे हो तो इनको बोलते हैं हम लोग सॉफ्ट स्किल्स। क्या बोलते हैं? सॉफ्ट स्किल्स। इसकी बहुत नीड होने लगी है। पहले क्या होता था, मान लीजिए मैं इंडिया में रहता हूं और मुझे इंडिया के लोगों की तो समझ है, ठीक, क्योंकि रह ही रहा हूं यहाँ पर, तो मुझे बहुत ज्यादा कल्चर सीखने की आवश्यकता नहीं है मुझे, क्योंकि वो तो मेरे एक तरह से मुझे समाज नहीं दिया है, मेरे समाज ने, क्योंकि मैंने उसी के साथ टाइम स्पेंड किया। तो मुझे करना क्या होता, मुझे ये पता होना चाहिए कि इंजीनियरिंग कैसे करनी है, मुझे स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, ठीक है, रणनीति कैसे बना करके लाऊंगा, ठीक है, प्रोडक्ट को सस्ता कैसे कर सकता हूँ, मुझे विश्लेषण करना होगा। तो ये सारे स्किल्स भी जरूरी है, इनको बोला था हार्ड स्किल्स। ये तो पहले भी जरूरत थे, लेकिन अब सॉफ्ट स्किल्स की बहुत ताकत बढ़ती चली जा रही है। इसमें क्या क्या होता है, टीम की कार्यशैली है, संगठन कैसे काम करता है, लोगों को मोटिवेटेड कैसे रखना है, ठीक है, और संस्कृति की समझ। जैसे चीन में घड़ी गिफ्ट करना मान लिया था कि आप उसको मौत का टाइम बता रहे हो कि आपकी मौत होने वाली है, तो इस तरह की चीजें आप नहीं कर सकते हो। मान लीजिए आप किसी बड़ी कंपनी के मैनेजर हैं और चीन में गए और वहां पर जाकर के आपने किसी एक बहुत बड़े इंसान को घड़ी गिफ्ट कर दी, ठीक, कुछ देशों में घड़ी को गिफ्ट करना बहुत अच्छा माना जाता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप ऐसी गलतियां भी ना कर दो। क्यों? क्योंकि अब आप पूरे वैश्विक स्तर पर काम कर रहे हो, तो आपको उनकी संस्कृतियों को समझने की जरूरत होती है और लगातार सीख रहने की प्रवृत्ति बहुत जरूरी है। क्यों? बदल रहा है, लगातार चीजें बदल रही हैं और आप अपने ही समाज से लिमिटेड नहीं हो, आप पूरे विश्व की बात कर रहे हो, तो लगातार सीखते रहने की बहुत कोशिश होती है। मेरा एक दोस्त है, मैंने उसका इंटरव्यू भी डाला हुआ है, तो उसके पास यूरोपियन कंट्रीज और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में बिजनेस देखने का शेल एक कंपनी, रॉयल शेल बहुत बड़ी कंपनी है ऑयल और गैस में, वहां पर काम रहता है। तो वो सॉफ्ट स्किल्स बहुत जरूरी होते हैं कि आप एकदम से एक ऐसे देश में जो बहुत डेवलप्ड कंट्री है, वहां पर लोगों का रहन सहन, लोगों के हाव भाव, लोगों का आपस में एक दूसरे से मिलने जुलने के तरीके अलग होते हैं। फिर आप किसी ऐसी कंट्री में चले जाते हो मिडिल ईस्ट में, क्योंकि वहां पर तो ऑयल और गैस है, तो उसमें से कई जगह पर थोड़ा सा बंधन भी रहता है, उतना कल्चर, उस तरह का ओपन कल्चर नहीं मिलता है। वेस्टर्न कंट्रीज में आपको मिल जाता है। फिर हम लोग साउथ ईस्ट एशिया में जाते हैं, ठीक है, वहां पर सिंगापुर में आपको मिल जाएगा, लेकिन मलेशिया में नहीं मिलेगा, इंडोनेशिया में भी उतना ओपन कल्चर नहीं मिलेगा। तो आपको बहुत सारी जगह का कल्चर समझना पड़ता है, संस्कृति समझनी पड़ती है, और ये बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। जो बाउंड्रीज है ना, नेशनल बाउंड्रीज, वो धुंधली होती जा रही है। अब इसमें घूम फिर करके आ जाते हैं कि कोऑर्डिनेशन का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, बहुत ही शानदार, हमारे मुंबई के डब्बा वालों का। ये लोग क्या करते हैं, इनको 6 सिग्मा रेटिंग मिली हुई है। 6 सिग्मा समझते हो क्या होता है? 6 सिग्मा होता है, एक लिखा, उसके बाद से 6 जीरो लगा दिए, क्या कर दिया, 1 2 3 4 5 6, ये कितना लिखा है? ये लिखा है 10 लाख। 6 सिग्मा का मतलब होता है
कि 10 लाख अगर उनको डिब्बे पहुंचाने थे, कौन से डिब्बे, काहे के डिब्बे, खाने के डिब्बे पहुंचाते हैं। मैं उनको कहानी समझाऊंगा अभी आपको, इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज में देखना कहीं बहुत मजा आएगा, बहुत ही शानदार काम करते हैं। तो 10 लाख से ज्यादा डिब्बे इनको पहुंचाने होते हैं, तो उसमें कभी एक डिब्बा गलत जगह पर पहुंचता है, ये होता है इसका मतलब। सोचिए कितना अच्छे से काम करते होंगे। और मैं आपको प्रोसेस समझाता हूँ। होता क्या है कि मुंबई में आप रोज रोज ऑफिस में जाओगे तो किसी का उल्टा सीधा खाना तो खा नहीं पाओगे। लंच बॉक्स एक मूवी देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, उसमें गलत हो रहा होता है और डिब्बा वाले काम बहुत अच्छा करते हैं। उस मूवी में अलग ही सीन है, वो मूवी अलग तरह से अच्छी है। होता क्या है इसमें कि एक इंसान है, उसको डिब्बे कलेक्ट करने हैं। क्यों? क्योंकि जो ऑफिस में जाने वाले लोग हैं उनको घर का ताजा खाना खाना है। रोज रेस्टोरेंट का खाना खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। तो घर का ताजा खाना सुबह जल्दी जल्दी तो बन नहीं सकता, और अगर जल्दी बन करके आप ले भी जाओगे तो वो ताजा नहीं रहेगा। इसलिए उनको टाइम से ही खाना पहुंचना है जब लंच का टाइम हो रहा है। तो होता क्या है, एक इंसान जिसको पता है कि इस मोहल्ले से कहां से मुझे डिब्बे इकट्ठे करने हैं खाने के, तो वो इकट्ठे करता है। और सबसे जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, मुंबई में लोकल चलती है, लगभग 80 लाख लोगों को रोज ले जाती हैं। अभी कोरोना चल रहा है तो अभी ऐसा सीन नहीं होगा, लेकिन होता क्या है कि नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पर ले गए। अब एक इंसान का काम क्या था, अपने मोहल्ले से डिब्बे इकट्ठे करके नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पर ले जाना। वहां पर क्या होता है, वहां पर एक दूसरा इंसान बैठा होता है, वो सारे डिब्बे एक जगह तो जाने नहीं है, तो वो अलग अलग तरह के एक वो कैरियर होता है उनका, ऐसे लकड़ी का बना रहता है, बहुत बड़ा सा आप देखेंगे, और कई बार ट्रॉली से भी लेकर के जाते हैं, इंसानी रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनको अलग अलग तरह के डिब्बों में रख देते हैं, अलग अलग तरह के कैरियर्स में, कि कहां पर कौन सा डिब्बा जाएगा, कहां से कौन सा जाएगा, कौन सा डिब्बा बोरीवली में उतरेगा, कौन सा डिब्बा कहीं पर जो भी अपनी मुंबई की लोकल जगह है वहां पर। तो ये इस तरह से डिवाइड कर देते हैं। अब क्या होता है, किसी एक स्टेशन तक ले जाने वाले इंसान की जिम्मेदारी होती है, तो उसके पास पूरे डिब्बे आ गए, अब वो ले जाएगा, ठीक। और वो इंसान, और ये सब करता कैसे कि जो डिब्बा होता है ना उसके ऊपर मार्किंग कर रखी होती है, इन्होंने अपने ट्रिक्स निकाल रखी है। और कुछ डिब्बे वाले ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा शिक्षा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी बेसिक नंबर्स को समझ करके वो समझ जाते हैं कि कौन सा डिब्बा कहाँ का जाने वाला है। तो अब एक इंसान, देख रहे हैं कितने लोग इन्वॉल्व हो गए। अब एक इंसान है, वहां से रेलवे स्टेशन से लेकर के जा रहा है अगले रेलवे स्टेशन तक, जहां पर वो डिब्बे डिस्ट्रीब्यूट किए जाने हैं। और वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला कोई दूसरा इंसान आएगा। ये वो इंसान आएगा जिसको उस ऑफिस वाले एरिया है, जिसको ऑफिस डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, वहां पर उसको बहुत अच्छे से पता है कि ये डिब्बा इन साहब का, ये डिब्बा इन साहब का है, समझ रहे हो। तो वो सारे लोगों का डिब्बा डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो इसमें 5-6 लोग इन्वॉल्व हैं एक घर से ऑफिस तक डिब्बा पहुंचाने में। और उसके बाद गलती कितनी हो रही है, 10 लाख डिब्बे पहुंचाए जाने हैं, तो करीब करीब 10 लाख से भी ज्यादा डिब्बों पर एक डिब्बा कभी गलत पहुंच जाता है, और देर से भी नहीं पहुंचाते हैं। तो ये होता है अच्छे कोऑर्डिनेशन की निशानी, उसका उदाहरण, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हो सकता है कि इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट रह नहीं गया है, मैंने बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया, बट कोई डाउट अगर आपको लगता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बहुत जो मैनेजमेंट है ना, वो एक इस तरह का सब्जेक्ट है जिसको आप रियल लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उसमें अच्छे से समझते हुए पढ़ने में मजा भी आता है, और इसको आप इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, अच्छा लगा है तो लाइक करिए, बाकी लोगों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।